आज की वीडियो में फिर से मैं आप सभी साथियों का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ। जो गज़ल गो शुअरा की किस्त चल रही है एनसीईआरटी कुतुब पर मबनी, आज जिस शायर के मुतालिक जो उनकी बायोग्राफ़ी सवाने हयात के मुतालिक पढ़ा जाएगा वह है ख्वाजा हैदर अली आतिश। अक्सर जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं आप देखेंगे कि सवालात आप आते हैं तो एनसीईआरटी बुक से ही अक्सर सवालात बनाए जाते हैं। तो एनसीईआरटी कुतुब से जितनी किताबें एनसीईआरटी की है उन्हीं किताबों की मदद से आपके सामने ख्वाजा हैदर अली आतिश के मुतालिक जो भी किताबों में लिखा था उसमें से मवाद इकट्ठा करने की कोशिश की गई है। आप प्लीज़ उर्दू वाले भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आज ये छठा वीडियो जिस उन्वान के तहत है ख्वाजा हैदर अली आतिश। ये वीडियो और ये कंटेंट कहाँ कहाँ पे आपको काम आ सकता है। फिल वक्त बीपीएससी टीआर 3 का पेपर होने वाला है, DSSB जो टीजीटी उर्दू का पेपर होने वाला है, मानू का भी नोटिफिकेशन आ गया है। जो बीएड करना चाहते हैं तलबा उर्दू से, उनके लिए ये बहुत कारआमद होगा। आइए आगे देखते हैं इस सबक में। कह रहे हैं कि ख्वाजा हैदर अली आतिश, ठीक है, इनकी पैदाइश हुई थी 1777 में और इनकी वफ़ात हुई 1847 में। अगला पॉइंट है कि आतिश के बुज़ुर्ग बगदाद से हिंदुस्तान आए और दिल्ली में सुकूनत इख्तियार की। आतिश के जो बुज़ुर्ग थे, जो ख़ानदानी लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग, वो क्या है कि बगदाद से हिंदुस्तान का रुख किया, सफ़र किया और दिल्ली में आकर मुकीम हुए, यहीं पे क़याम किया। नवाब शुजाउद्दौला के अहद में इनके वालिद का नाम क्या है? ख्वाजा अली बख्श दिल्ली से फैज़ाबाद मुंतकिल हुए। इनके जो वालिद है ख्वाजा अली बख्श दिल्ली से फैज़ाबाद की तरफ मुंतकिल हुए। किनके अहद में? शुजाउद्दौला के अहद में। इसमें 3 पॉइंट सबसे अहम है कि आतिश के वालिद का क्या नाम था? आतिश के वालिद का नाम था ख्वाजा अली बख्श और वो दिल्ली से फैज़ाबाद का रुख कब किसके अहद में किया? तो वो शुजाउद्दौला के अहद में किया। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे कि आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद में हुई। जब उनके वालिद ख्वाजा अली बख्श फैज़ाबाद मुंतकिल हो गए थे नवाब शुजाउद्दौला के अहद में, तो वहीं पर फैज़ाबाद में आतिश की पैदाइश होती है। और किस सन में होती है? 1777 में, जैसा कि अभी मैंने ऊपर लिखा है, बताया है। फिर कह रहे हैं कि कम उम्री ही में वालिद का साया सर से उठ गया, इसलिए उनकी तालीम मुकम्मल न हो सकी। जब भी हमारे गार्जियन जो घर पे कमाते हैं, जब उनका साया सर से उठ जाता है, जो तालीम का सिलसिला होता है वो मुनक़ती हो जाता है, वो रुक सा जाता है। सेम इसी तरह इनके साथ भी हुआ। जब वालिद साहब का साया इनके सर से उठ गया तो जो तालीम का सिलसिला चल रहा था वो मुनक़ती हो गया, तर्क हो गया और वहीं के उनके तालीम का सिलसिला रुक गया। फिर कह रहे कि अलबत्ता अरबी और फ़ारसी की कुछ तालीम उन्होंने घर से हासिल की। घर का माहौल तालीमी माहौल था, जिसकी वजह से वो घर से ही अरबी और फ़ारसी की तालीम उन्होंने हासिल कर ली। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या है। आतिश अपने गैर मामूली शायराना सलाहियत के बाइस बहुत जल्द मकबूल हो गए। आतिश क्या है, अरबी और फ़ारसी की जो तालीम अपने घर पे हासिल की उसकी बुनियाद पर शायरी इन्होंने स्टार्ट कर दी, शायरी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उनकी शायराना जो सलाहियत थी उनके अंदर निखर के आई और गैर मामूली सलाहियत पैदा हो गई थी और वो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई। कह रहे कि नवाब मोहम्मद तकी ख़ां के दरबार से मुंसलिक हो गए। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि आतिश किसके दरबार से मुंसलिक हुए, तो मोहम्मद तकी ख़ान के दरबार से मुंसलिक हो गए। बाद अज़ा उन्हीं के हमरा लखनऊ गए। फैज़ाबाद से लखनऊ का सफ़र किन के साथ तय किया? तो मोहम्मद तकी ख़ान के साथ सफ़र तय किया लखनऊ का और यहीं के होके रह गए। फिर लखनऊ में ही आखिरी उम्र तक इन्होंने ज़िंदगी गुजारी। फिर कह रहे हैं कि आतिश ने उम्र का बेशतर हिस्सा तंगदस्ती की हालत में बसर किया, लेकिन तबीयत की कलंदरी और बागपन न गया। कभी किसी के
किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया और आखिरी उम्र में आँखों की रोशनी भी जाती रही। अगर आपसे सवाल किया जाए कि कौन सा ऐसा शायर है जिसकी आखिरी उम्र में आँखों की रोशनी गायब हो गई, आँखों की रोशनी चली गई, तो आतिश का नाम आपके ज़बान पे होना चाहिए, ज़बान ज़द होना चाहिए। ठीक है। और इन्होंने कौन सा ऐसा शायर है जो कलंदर सिफत था और बागपन उनके अंदर था, तो क्या आतिश, कि कभी किसी के सामने उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। और कह रहे हैं कि लखनऊ में ही इनका इंतकाल हो गया। लखनऊ में क्या हुआ, इनका इंतकाल हो गया। मैंने अभी कहा कि मोहम्मद तकी के दरबार से ये मुंसलिक हो गए थे और फिर इन्हीं के हमरा, इन्हीं के साथ ये लखनऊ का सफ़र किया था इन्होंने फैज़ाबाद से, और फिर लखनऊ में ही इनका इंतकाल हुआ। कब? 1847 में। 1847 में इनका लखनऊ में इंतकाल हुआ। याद रखिएगा, 1847 में लखनऊ में इंतकाल हुआ आतिश का। फिर कह रहे हैं आतिश की गज़ल में रोज़मर्रा की बेतकल्लुफ़ और बरजस्ता इस्तेमाल से गुफ्तगू और मुकालमे की कैफ़ियत पैदा हो गई। किस तरह मुकालमे की कैफ़ियत किस तरह पैदा हुई कि जब उन्होंने बेतकल्लुफ़ रोज़मर्रा की बातें और बरजस्ता इस्तेमाल किया, उसकी वजह से मुकालमे की कैफ़ियत पैदा हो गई, जिससे उनकी गज़ल के लुत्फ़ को दुबाला कर दिया, जिसकी वजह से उनकी जो गज़लें थी उसमें क्या लुत्फ़ उसका दुबाला हो गया। ठीक है। आगे देखिए, वो साफ़ और सादा ज़बान को फ़नकाराना अंदाज में बरतने का हुनर जानते थे। ठीक। अगला पॉइंट, इनकी गज़ल की एक मुनफरिद और इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि एक तरफ वो महबूब के बयान में शौक़ी और नरंगी से काम लेते हैं, तो दूसरी तरफ ज़िंदगी की संजीदा मौज़ूआत और तसव्वुफ़ और मारिफत के मज़ामीन को भी शेर में संजीदगी और दरविशाना सरशारी की कैफियत के साथ बयान करते हैं। सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ महबूब की बातें कर दिए। ठीक है। अगर वो संजीदा मौज़ूआत पर, ज़िंदगी की जो मौज़ूआत जो संजीदा होते हैं, उस मौज़ूआत पर भी अगर वो कलम उठाते हैं, शायरी करते हैं, तसव्वुफ़ व मारिफत की बातें करते हैं, तो उन अशआर में भी वो संजीदगी और दरविशाना सरशारी की कैफियत पैदा कर देते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए कि इनके कलाम की इन्हीं इम्तियाज़ी खुसूसियात की बिना पर उनका शुमार उर्दू के मुमताज़ गज़ल गो शुअरा में होता है। ये जो ऊपर हमने खूबियाँ बयान की है, उन्हीं की वजह से इनका शुमार उर्दू के मुमताज़ गो शुअरा में होता है। ये इतनी मुख्तसर से इनका तारुफ था जो आपके सामने पेश किया गया कि इनके जो अजदाद थे, जो बुज़ुर्ग थे, वो बगदाद से हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान में दिल्ली में सुकूनत इख्तियार किया, और नवाब शुजाउद्दौला के अहद में ख्वाजा अली बख्श जो इनके वालिद थे, वो क्या किए कि लखनऊ का फैज़ाबाद का सफ़र किया और फिर मोहम्मद तकी ख़ान के दरबार से मुंसलिक हुए, और बाद में फिर इन्हीं के हमरा, इन्हीं के साथ ये लखनऊ का सफ़र किया, और लखनऊ में इनका इंतकाल हो गया 1847 में। ठीक है। आगे इनकी चंद गज़लें हैं जो आपकी किताब में शामिल है, NCERT की बुक में, उसको देखते हैं, क्योंकि गज़लों को भी पढ़ना ज़रूरी है कि अगर इनके बारे में ना आए तो कम से कम उनकी गज़लें तो दे देते हैं। जो मशहूर गज़लें जो किताब में अक्सर जब भी कोई बोर्ड या कोई स्टेट का उर्दू के कम्पिटिटिव पेपर कंडक्ट कराती है, तो ऐसे गज़लें देती कि ये गज़ल किन की है। ठीक है। तो जहन में एक बार होना ज़रूरी है। देखिए गज़ल पहली, यह आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। ये पूरी गज़ल मुसलसल है, इसको एक बार आप नज़र से गुजार लीजिए। फिर देखिए दूसरी गज़ल जो किताब में शामिल है, सुन तो सही जहाँ में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको खल्क़े खुदा गायबाना क्या। ये मुसलसल पूरी गज़ल है, इसको भी आप ज़हन नशी कर लीजिएगा। और ये जो जिस किताब से इस कंटेंट को, इस मवाद को तैयार किया गया है, NCERT की गुलिस्तान उर्दू जो 11वीं जमात के लिए है, और सफ़ा नंबर 138 पर इनके बारे में तज़किरा किया गया है, आतिश के बारे में।
تو مختصر سا آج ہم نے جو پڑھا ہے آتش کے بارے میں، آتش کا پورا نام، آتش کے والد صاحب کا نام، آتش کا پورا نام خواجہ حیدر علی آتش، جو کہ 1777 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے اور 1847 میں لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور ان کے جو بزرگ تھے بغداد سے ہندوستان آئے، دہلی میں انہوں نے سکونت اختیار کی، اور نواب شجاع الدولہ کے عہد میں ان کے والد فیض آباد منتقل ہوئے، اور پھر فیض آباد سے آتش نے محمد تقی خان کے ہمراہ لکھنؤ کا سفر کیا اور ان کے دربار سے منسلک رہے۔ یہ تھوڑا سا مختصر سا جو تعارف آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو آپ یاد رکھیے گا تاکہ اگر ایگزام میں جو بھی اشعار دیے گئے ہیں NCERT بک میں جو ہے گلستان ادب میں، اس کو بھی ذہن نشین رکھیے، تاکہ اگر آپ کے سوالات میں اس طرح کے جواب آتے ہیں تو آپ اس پہ آسانی کے ساتھ ٹک کریں۔ پھر چلیے اسی تھوڑی سی جو ان کی بایوگرافی تھی اس کو ہم نے پڑھا۔ اگلی ویڈیو میں ایک نئے شاعر کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس چینل کو آپ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور اپنے ساتھیوں تک شیئر کریں، تاکہ جو بھی مواد آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ کتاب کے حوالے سے، NCERT کی بک کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے ایک نئے طریقے سے آپ کے سامنے، اور زیادہ سے زیادہ اس کو اردو والے بھیا کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مجھے اور حوصلہ ملے اور مجھے لگے کہ آپ لوگ اس طرح کے مواد، اس طرح کے کانٹینٹ میں دلچسپی رکھ رہے ہیں، تو میں زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔